नमस्कार, मैं हूँ बाबर चौहान, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी नोएडा ब्रांच में। ये कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इसलिए कि आप जो लोग नए जॉइन कर रहे हैं या जो भी पुराने एडवाइज़र हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और एक अच्छी शुरुआत वो दे सकें। अपना मिशन है कि हम बड़ी से बड़ी इनकम कमाएँ और 1 लाख रुपए महीना कम से कम हमारी इनकम होनी चाहिए। उसके लिए हमें प्रोफ़ेशनली तैयार भी होना पड़ेगा। इस कोर्स को डिज़ाइन किया है जिसमें ये बताया जाएगा कि टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं इंश्योरेंस में, प्रपोज़ल फॉर्म क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आती हैं। क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं किसी पॉलिसी को करते वक़्त। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें बताई हैं। एडवांस क्लासेस या प्रोडक्ट की अलग क्लासेस चलेंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक डायरी और पेन लेकर साथ में नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको कहीं कुछ बात समझ में नहीं आए तो वो मुझसे आप पर्सनली आगे भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम। हमारे कंटेंट जो है ये जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा इंग्लिश यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। तो इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो होती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी लाइफ का इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और प्रपोज़र या लाइफ एश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ एश्योर्ड कहता है कि मैं आपकी पॉलिसी का प्रीमियम लगातार जब तक वो मैंने ली है पॉलिसी 20 साल, 15 साल तब तक मैं उसका प्रीमियम भरता रहूँगा। और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कोई भी इवेंट होगा, चाहे वो डेथ का हो, चाहे वो मैच्योरिटी का हो या कोई क्लेम किसी भी तरीके का हो, तो वो हम पे करेंगे। इसमें कुछ गोल सेट होते हैं कि भई क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए, कि भई कोई इंश्योरेंस ले रहा है कि मेरी रिटायरमेंट पहले तो प्रोटेक्शन के लिए ले रहा है, दूसरा ये भी पर्पस हो सकता है कि मेरा पेंशन प्लान बन जाए, रिटायरमेंट स्कीम हो जाए, बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं प्लान लेना चाहता हूँ या फिर कोई बच्चों की शादी के लिए प्लान लेना चाहता हूँ या एस्टेट क्रिएशन करना चाहता हूँ या कोई मेरे अपने और ड्रीम्स हैं जिसमें फंड की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं उन सेविंग्स करके उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो एक डिज़ायर्ड गोल की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ़ प्रोटेक्शन ही नहीं, हमारे इन चीज़ों को भी कवर करता है। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है प्रीमियम। ये जो देख रहे हैं ना आप प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कि उस पॉलिसी में आप कितना पैसा देंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉलिसी मैंने ली 10 लाख इंश्योरेंस की, तो उसमें मान लीजिए 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम आ रही है, यानी किश्त आ रही है मेरी। तो वो हर साल उसको जमा करना पड़ता है उस पैसे को। अब इसमें वर्ड जो यूज़ होता है प्रपोज़र, प्रपोज़र का मतलब जो पॉलिसी या तो प्रपोज़ कर रहा है किसी दूसरे के लिए, यानी दूसरा मतलब अपने बच्चों के ऊपर कर रहा है या अपनी वाइफ़ के ऊपर कर रहा है या स्पाउस, तो वो प्रपोज़र कहलाता है। और लाइफ एश्योर्ड वो होता है जो सेकंड वाली टर्म है जिसके ऊपर इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, तो बच्चे के ऊपर इंश्योरेंस हो रहा है तो वो लाइफ एश्योर्ड है और उसकी पॉलिसी कराने वाला उसके या तो फादर है या मदर है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो प्रपोज़र है। ये भी पॉसिबल है कि प्रपोज़र लाइफ एश्योर्ड भी हो सकता है और खुद प्रपोज़र भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने ऊपर पॉलिसी करना चाहूँ, खुद ही पॉलिसी करना चाहूँ, तो मैं प्रपोज़र भी हूँ और लाइफ एश्योर्ड भी हूँ। सम एश्योर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि कितने लाख का इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, रिस्क कवर कितना लेना चाहते हो आप, कि मान लो कोई इवेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस केस में कितना पैसा उस पार्टी को या उस लाइफ एश्योर्ड को मिलेगा। तो ये एक मिनिमम गारंटेड कवर होता है। पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, यानी अवधि कितनी लेना चाहते हैं। सम एश्योर्ड को भी जो हम हिंदी में बोलते हैं वो मूल बीमा धन बोलते हैं। प्रीमियम का मतलब मैंने भी बताया कि जो अमाउंट आप पे करेंगे उस पॉलिसी को लेने के लिए। तो कितने साल तक के लिए पे करेंगे उसे टर्म कह रहे हैं, कितने का इंश्योरेंस लेंगे उसे आपने यहाँ पर सम एश्योर्ड बोला और प्रीमियम का मतलब कितना प्रीमियम पे। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लो पहले से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मोड ऑफ पेमेंट यानी मान लो आप कोई पॉलिसी लेते हो तो इसमें 4 मोड होते हैं। एक तो होता है ईयरली मोड पे आप सालाना किस्त भरो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिसी ली है 10 साल के लिए, तो ईयरली में 10 किस्त भरनी पड़ेगी, 10 साल तक प्रीमियम जमा करनी पड़ेगी। अगर वो हाफ ईयरली करते हैं तो वो 20 किस्त हो जाएंगी 10 साल की टर्म पर। इसमें क्वार्टरली भी होती है, तिमाही पे आप पेमेंट कर सकते हैं या मंथली मोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लैप्स का मतलब ये होता है, तो ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली 1 दिसंबर 2025 में और उसका नेक्स्ट ड्यू था
1 दिसंबर 2026, लेकिन आप उस दिन में पॉलिसी का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, या मंथली मोड पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है कि आपने इतने दिनों में भी नहीं जमा किया, तो आपकी पॉलिसी का अभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर नहीं लग रहा है, उसमें ग्रेस पीरियड आपको दे दिया गया है। लैप्स का मतलब ये होता है कि पॉलिसी आपने जमा ही नहीं करा उसका पेमेंट, और जैसे मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली, 5 साल जमा किया और अगले 3 साल तक नहीं जमा किया, या 6 महीने नहीं जमा किया, या ग्रेस पीरियड के बाद भी आपका जमा नहीं हो रहा, तो उस केस में पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स का मतलब बंद हो जाना, एक तरीके से पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर जो है वो बंद हो जाता है, तो उसे लैप्स मानी जाती है। रिवाइवल, अगर जो पॉलिसी बंद हो जाए तो उसे रिवाइव करानी पड़ती है, यानी उसे दोबारा से चालू करवानी पड़ती है, दोबारा से स्टार्ट करानी पड़ती है, तो उसे रिवाइवल कहते हैं। इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं जो मैं पहले ले लेता हूँ उसको। कोई भी प्लान हम जब लेते हैं तो उसमें एक मिनिमम एज ऑफ एंट्री होती है, मतलब बच्चों के प्लान में 0 साल का बच्चा, यानी अभी 1 दिन हुए हैं पैदा हुए हुए, या 90 दिन हुए हैं पैदा हुए हुए, तो एक मिनिमम एज ऑफ एंट्री होती है कि कम से कम इतने साल का पर्सन जो है वो पॉलिसी ले सकता है। तो कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें जैसे बड़ों जो एडल्ट्स की पॉलिसी होती हैं, जो 18 साल से ऊपर वाले की होती है, तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 होगी उसमें। लेकिन कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ बच्चों की 8 साल की एज से भी पॉलिसी स्टार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल है एंडोमेंट पॉलिसी, जहाँ 8 साल का बच्चा वो पॉलिसी ले रहा है। तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री मतलब कितने, कम से कम कितने साल का पर्सन उसमें एंट्री कर सकता है उस पॉलिसी के अंदर। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री मतलब मैक्सिमम कितने साल का आदमी हो कि वो उस पॉलिसी को ले सकता है, यानी कि 50 साल का आदमी किसी पॉलिसी को ले सकता है, तो 51 वाला नहीं ले सकता उस पर्टिकुलर पॉलिसी को। कोई दूसरी पॉलिसी ले लो, मगर इस पर्टिकुलर पॉलिसी को नहीं ले सकते आप। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है कि हम कितने सालों के लिए मैक्सिमम वो पॉलिसी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50 साल का आदमी ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे 50 और साल के लिए दे दी गई, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाएगी। जैसे इसमें 75 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल की टर्म है उसमें, कि टर्म अवधि। तो इसमें मिनिमम टर्म, अब टर्म की बात हुई, टर्म मतलब अवधि, कितने साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हो। इस कोई कंडीशन है कि इसमें 12 साल के लिए ले सकते हो मिनिमम, किसी में 10 साल भी होगा। तो इस तरीके से आप मिनिमम टर्म डिसाइड करेंगे कि इससे नीचे आप पॉलिसी टर्म नहीं ले सकते, और मिनिमम इतनी टर्म रहनी चाहिए। और मैक्सिमम टर्म का भी ऑप्शन होता है, जैसे मान लिए कुछ पॉलिसीज में 35 साल का है, किसी में 20 साल का है, किसी में 25 साल का है, तो उसमें एक टर्म की भी कंडीशन होती है कि अवधि हम मैक्सिमम कितने साल के लिए ले सकते हैं पॉलिसी। ठीक है। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस हम कितना ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड मैंने अभी बताया था इंश्योरेंस, तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का, जैसे मान लो इस पॉलिसी में किसी में 1 लाख का भी है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसीज में 2 लाख का ही सम एश्योर्ड है, और इससे भी ज़्यादा और अलग-अलग पॉलिसी में है। तो अब 2 लाख के बाद मान लो वो कहता नहीं मैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। 2 लाख 1 रुपए का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मल्टीपल्स में उसको पॉलिसी देनी पड़ेगी, जैसे 2 लाख 5,000। अगला मल्टीपल क्या है, 2 लाख 5,000, यानी 5,000 ऐड होगा कम से कम उसमें। और जब 4.5 लाख रुपए से ऊपर का समय शॉर्ट हो जाएगा, तो वहाँ 50,000 का एडिशन आएगा, यानी 4.5 के बाद सीधा 5, फिर 5 लाख के बाद 5.5 लाख है। तो इस तरीके से इसे मल्टीपल्स कहते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो शादी का वो दे दिया शगुन 1,011 रुपए या 1,100 रुपए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पर्टिकुलर एक मिनिमम मल्टीपल चले। फिर उसके बाद कुछ राइडर्स होते हैं। राइडर का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट क्या लेना चाहते हो पॉलिसी के साथ। कोई कहता है कि भाई मैं एक्सीडेंट हो जाए मेरा, आपका तो ये नॉर्मल कवर है, रिस्क कवर। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो भाई अगर एक्सीडेंट में डेथ हुई तो क्या सेम इंश्योरेंस मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। तो अब अगर राइडर ले लेते हैं, तो अगर मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और 10 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लिया, तो 20 लाख का कवर हो जाएगा। तो इसे राइडर होते हैं, जैसे AB राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। फिर उसके बाद ADDV राइडर का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये जो राइडर्स हैं इनका अलग से एक पूरा सेशन मैं आगे चल के इस पे वीडियो आपको बना के दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि कस्टमर कैसे इस पे बहुत पॉलिसी लेते हैं। टर्म राइडर का मतलब है कि उसे इंश्योरेंस कवर एक्स्ट्रा चाहिए। और PWB का राइडर का मतलब होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी कि मान लो बच्चे की पॉलिसी में अगर पिता की डेथ हो जाए जो प्रपोजर था, या माता की डेथ हो जाए जो प्रपोजर थी, तो उस केस में बच्चे की किस्त कौन भरेगा पॉलिसी की। तो सारी किस्तें माफ हो जाएं, प्रीमियम, किस्त, वेवर मतलब माफी, और बेनिफिट फायदा। तो प्रीमियम, वेवर, किस्त, माफी का बेनिफिट,
तो उस केस में अगर प्रपोज़र की डेथ हो जाए, तो बच्चे की पॉलिसी में कोई प्रीमियम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेनिफिट उसको मिलने थे, वो वैसी के वैसे ही मिलेंगे। ये एलआईसी उसकी प्रीमियम भरेगी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर है सीआईएचआर का मतलब क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है। तो ये एक क्रिटिकल कुछ 21 क्रिटिकल कंडीशन होती है, जैसे मान लो आग में आदमी झुलस गया, तो उसके बाद उसको बर्न हुए, तो उस बर्न का भी कोई कंपनसेशन है क्या? तो अगर ये बेनिफिट ले रखा होगा क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी में, तो उसमें उसका जितने अमाउंट का इसका इंश्योरेंस ले रखा हो, मतलब उसे एलआईसी पेमेंट कर देती है। मोड ऑफ पेमेंट मैंने अभी आपको बताया था, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ये 4 तरीके के मोड ऑफ पेमेंट हैं। ये रिबेट्स में आप इतना मत जाइए, रिबेट्स तो ग्रेस पीरियड का मतलब मैंने अभी बताया था, वो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मंथली मोड पर, 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपका किसी भी अदर मोड पर। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये है कि मान लीजिए पॉलिसी ली और लेने के कुछ दिनों के बाद कस्टमर कह रहा है कि भैया मेरे को समझ में नहीं आई पॉलिसी, मैं तो वापस करना चाहता हूँ, तो उसे कूलिंग ऑफ बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम पॉलिसी जब उसको मिल जाती है, तो उसके 30 दिन के अंदर वो कूलिंग ऑफ करा देता है, हालाँकि ये कस्टमर को बताने की चीज़ नहीं है। पेड अप वैल्यू का मतलब ये होता है जब पॉलिसी आपने लैप्स कर दी और उसके बाद जो है किस्त नहीं भरी, तो उसके बाद पॉलिसी का जो इंश्योरेंस होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसे रिड्यूस पेड अप बोलते हैं, यानी कि इंश्योरेंस घट गया उसका। अगर आप इसमें किस्त जमा करने लगेंगे, तो वापस सम एश्योर्ड जो होता है उसका रिवाइव हो जाता है। इसे रिवाइवल ऑफ पॉलिसी भी बोल लेते हैं। आप सरेंडर और लोन किसी भी पॉलिसी में ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। उसी तरीके से रिवाइवल होता है। रिवाइवल का मतलब अभी बताया, जैसे मान लो आपने ग्रेस पीरियड के बाद भी पॉलिसी नहीं जमा करी, तो पॉलिसी लैप्स हो गई, तो लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कराने को उसे रिवाइवल कहते हैं। तो ये ग्रेस पीरियड्स, ये जो है पॉलिसी की डीओसी, लास्ट डीओसी जो मतलब जो आपने लास्ट पेमेंट किया था, वहाँ से 5 साल तक जो होता है, उसके अंदर में आप पॉलिसी रिवाइव करा सकते हैं। इसीलिए बोला इसमें विदिन 5 इयर्स ऑफ एफयूपी। फिर अगला टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है बैक डेटिंग। तो बैक डेटिंग का मतलब है कि आप पॉलिसी को पिछली डेट में लेना चाह रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे मान लो अभी महीना चल रहा है नवंबर का, तो हम बैक डेट कर सकते हैं पॉलिसी को, यानी पिछली डेट में ले सकते हैं पॉलिसी को। अप्रैल से लेके अप्रैल में भी ले सकते हैं, मतलब नवंबर से हम बैक डेट कर रहे हैं 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, पिछली डेट में पॉलिसी लेना है। इसके अलग फ़ायदे होते हैं। जैसे बैक डेट करते हैं कुछ लोग, तो उसमें कभी पॉलिसी, क्योंकि बैक डेट में करें तो एज भी पीछे चली जाएगी उसकी, तो 1 साल एज कम भी हो सकती है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और यूज़ होती है, लास्ट बर्थडे, नियर बर्थडे और तो लास्ट बर्थडे बच्चों के केस में जनरली यूज़ होती है, यानी कि अगर उसकी एज है इस वक़्त 1 साल 11 महीने 29 दिन, तो बच्चे की एज मानी जाएगी 1 साल। और नियर बर्थडे का मतलब होता है कि 6 महीने के अंदर देखा जाता है कि अगर 1 साल 6 महीने 1 दिन हो गया, तो उसे 2 साल माना जाएगा। तो नियर बर्थडे में छठे महीने से 1 दिन ऊपर हो गया, तो वो अगली साल की तरफ चली जाती है पॉलिसी। तो उसे नियर बर्थडे और लास्ट बर्थडे का ये डिफरेंस होता है उसमें। सम एश्योर्ड ऑन डेथ मतलब ये होता है कि अगर डेथ हो जाए, तो उसमें क्या उसका रिस्क कवर रहेगा पॉलिसी में। डेथ कुछ पॉलिसीज़ में क्या होता है, जो मेन इंश्योरेंस होता है, यानी मेन सम एश्योर्ड होता है, उसका 1.25 गुना इंश्योरेंस भी मिलता है। तो उस केस में या 7 टाइम्स मिलता है, 10 टाइम्स का रिस्क कवर लेते हैं। ये आने वाली टर्मिनोलॉजी को समझिए अभी, तो आने वाले टाइम में इसको इन डेप्थ बताया जाएगा कि भाई क्या है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। डेथ बेनिफिट में जब कभी किसी आदमी की डेथ होती है, तो उस केस में उसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, प्लस बोनस मिलता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलिसी में अगेन सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस वेस्टेड बोनस मिलता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। यानी कि बोनस वो होती हैं जो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, तो उसमें वो अपना शेयर करता है हिस्सा कुछ, तो वो आप बोनस, रफ लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि बोनस इसी को कहते हैं। तो एलआईसी क्योंकि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 1956 से चल रही है और अभी तक प्रॉफिट ही दे रही है, तो इसमें बोनस बहुत हाई रहता है। प्राइवेट कंपनी आज तक इसके आसपास भी नहीं है, बहुत दूर तक है बोनस के मामले में, क्योंकि उनके यहाँ प्रॉफिट लॉस चलता है। हमारे यहाँ बाय गॉड ग्रेस जो है एलआईसी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैच्योरिटी के टाइम पे इसमें 2 टर्म और यूज होती हैं। एक होता है सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैच्योरिटी आ गई पॉलिसी की। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि पॉलिसी आपने ली थी 20 साल के लिए और 20 साल पूरे हो गए, तो अब उसको एलआईसी जो है कस्टमर को पेमेंट करेगी, तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं।
तो मैच्योरिटी के टाइम पे आप पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। आप कहते हैं मुझे आज ज़रूरत नहीं है पैसों की, मुझे तो इंस्टॉलमेंट में दे दी है। कितने साल की इंस्टॉलमेंट? 5 साल की बना दो या 10 साल की या 15 साल की। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल की बनाई तो अगले 1, 2, 3, 4, 5 सालों तक लगातार उसी पैसे को डिवाइड करके कुछ थोड़ा इंटरेस्ट मिला के दे देती है एलआईसी। अगर 10 साल का लिया तो 10 साल तक इंस्टॉलमेंट में देती रहेगी उसी मैच्योरिटी को और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में मिला देती है एलआईसी। तो ये जो है इसे सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं। डेथ के केस में भी आप सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं और मैच्योरिटी के केस में भी ले सकते हैं। फॉर्म यूज़ होते हैं। तो आजकल 2 तरीके के फॉर्म हैं। एक तो फिज़िकल फॉर्म यानी कि ऑफ़लाइन और दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आनंदा के थ्रू होती है। आनंदा की मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आप कई चैप्टर्स हैं उसमें आनंदा या फॉर्म्स की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी फॉर्म्स में आनंदा ऑनलाइन है। तो आप आनंदा के 3 पार्ट में वीडियो बनी है, तो उसको देखिए आनंदा को कैसे उसमें ऑनलाइन आप प्रपोज़ल घर बैठे-बैठे कर सकते हैं या आप कस्टमर भोपाल में हैं और आप यहाँ पर नोएडा में हैं, तो उसकी पॉलिसी भी कर सकते हैं। कस्टमर मान लीजिए सेक्टर 62 में हैं और आप जो हैं सेक्टर 128 में रहते हैं, तो बहुत डिफ़रेंस है, गैप काफ़ी है। या कस्टमर दिल्ली में हैं और आप यहाँ पर हैं, तो आप उसकी ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। तो वो आनंदा के थ्रू होगी, तो ऑनलाइन प्रोसेस कहते हैं। और ऑफलाइन प्रोसेस जो है वो फिजिकल फॉर्म से होता है। अगर किसी आदमी की एज 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, 18 या 18 से अबव हो चुकी है, तो 300 नंबर का फॉर्म उस केस में लगेगा। अगर बच्चे के केस में 0 साल से लेके 17 साल के बच्चे के केस में फॉर्म नंबर 360 लगता है। इस तरीके से जब आप कोई फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लास्ट में एक एसीआर भरता है, इसे एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ये हर हालत में लगती है। अब कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहिए होंगे, हर हालत में चाहिए होंगे, तो उनको ज़रूर नोट कर लीजिए आप कि अगर मान लीजिए आप किसी एडल्ट यानी 18 साल से अबव वाले की पॉलिसी कर रहे हैं, तो उस केस में आप केवाईसी और उसका एज प्रूफ चाहिए होगा। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ के तौर पे आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं या कोई गवर्नमेंट की आइडेंटिटी कार्ड हो वो आप दे सकते हैं, 10th की मार्कशीट या लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आधार कार्ड में ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। अगर सिर्फ ईयर लिखा होगा तो वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में नहीं माना जाएगा आधार कार्ड। अगर बच्चे का केस है तो बच्चा मान लो 0 से 17 साल का बच्चा है, तो उसमें 0 से 5 साल का जो बच्चा होगा उसमें फॉर्म तो लगेगा 360। उसके साथ बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर 5 साल से लेके 17 साल के बीच में है तो भाई उसका स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड आपको देना ही देना है। और अगर वो 0 से 5 साल का बच्चा है तो उसमें म्युनिसिपैलिटी या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा उसका। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में वोटर आईडी और राशन कार्ड होता है, लेकिन आजकल की तारीख में आधार कार्ड ऑलमोस्ट सभी पे अवेलेबल है। तो ये एज प्रूफ के तौर पे आपको लेना ही लेना है उसमें। अगर आपने मान लिया पैन कार्ड ले लिया तो आपका उसमें एज प्रूफ भी आ गया और फोटो आईडी भी आ गया। तो अब एड्रेस प्रूफ के लिए तो भाई देखिए डीएल भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है, आधार कार्ड भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है, वोटर आईडी भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है। तो इस तरीके से या बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 महीने पुराना हो, 3 महीने मतलब लेटेस्ट बैंक पासबुक चलेगा। या रेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट तो करते नहीं है, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, जहाँ पर फोटो और एड्रेस है वहाँ पर जो है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वो कार्ड है, जैसे सर्विस का कार्ड है, वो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है। तो एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और एज प्रूफ चाहिए, यानी 3 चीजें हम उसमें ले रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए बड़ा केस है, यानी 50,000 रुपए से ऊपर की प्रीमियम का, तो पैन कार्ड तो मैंडेटरी है उस केस में। अगर 1 लाख से ऊपर का केस है सालाना, तो उस केस में इनकम प्रूफ में आईटीआर या फॉर्म 16 या फिर और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के ले सकती है एलआईसी। तो वो इनकम प्रूफ एक अलग चीज़ हो गई है। कभी आप पॉलिसी लगाना चाहते हैं और उसमें आपको एक कैंसिल चेक ज़रूर साथ में लेना चाहिए, कस्टमर का बैंक डिटेल्स होनी चाहिए उसके अंदर। अगर मंथली मोड में करा रहे हैं तो यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, ई-नेच और नेफ्ट। नेफ्ट तो कहते हैं जब उसका कोई क्लेम आने वाला है तो एलआईसी उसको पेमेंट करेगी कस्टमर को, तो पेमेंट किस बैंक में करे, तो इसलिए पहले से ही नेफ्ट वो एलआईसी करा के रख देती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो उसके लिए कैंसिल चेक मांग सकती है एलआईसी, या फिर वो बाद में भी आप उसे चेंज करा सकते हैं।
कि मान लिया अभी ये बैंक रजिस्टर करा दिया, बाद में उसे चेंज कराना तो करा सकते हैं। ई-नैच के केस में जो है, यानी आप मंथली मोटर पॉलिसी लगा रहे हो या कोई क्वार्टरली पे, हाफ ईयरली पे लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरा पेमेंट जो है बैंक से करना चाहिए। मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता कि मैं अब बार-बार प्रीमियम पे करूँ, ऑफ़िस में जाऊँ या ऑनलाइन पे करूँ। ऑटोमैटिक जो नैच होता है वो हो जाए। तो उस केस में जो है, या तो आपको ऑनलाइन ई-नैच जो है वो वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा। आप अपनी बैंक की डिटेल उसमें वेरीफ़ाई वैलिडेट करेंगे, या फिर अगर आपने आधार के थ्रू करा है, आनंदा के थ्रू किया है या कोई फिजिकल फॉर्म में केस लगाया है, तो उस केस में अ, मंथली मोड में 3 महीने की भी पहली किस्त जो है 3 महीने की भी ली जा सकती है। अगर उससे हटना है तो भई फिर ई-नैच आप पहले ही मतलब अपना बैंक पहले से वेरीफ़ाई करा दिए, उसका एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप उसमें बैंक डिटेल भर के उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी और उसे वैलिडेट कर दी। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा ये होता है कि एक नैच का फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को आप फिल कर दिए, उसके साथ कैंसल चेक लगा दिए। तो आप एक चेक ज़रूर रखिए। थोड़ा-सा डिटेल में एडिशनल ये बता सकता हूँ कि पॉलिसी में कस्टमर को अपना ही पासबुक या कैंसल चेक 2 में से कोई चीज़ वो देनी पड़ेगी। कभी आप पॉलिसी लेके आते हैं, आपने मान लिया 300 नंबर का फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के साथ उसमें क्या-क्या ये इसको मेंशन आप अपनी डायरी में कर लीजिए कि जब आप फॉर्म लेके आए तो फॉर्म के साथ उसमें फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए कस्टमर का। उसके साथ उसका एज प्रूफ में कोई स्टैंडर्ड एज प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का सर्टिफ़िकेट, कोई एक चीज़ होनी चाहिए एज प्रूफ के लिए, डीएल भी हो सकता है एज प्रूफ में। फिर उसके साथ एक आधार एड्रेस प्रूफ का आईडी होना चाहिए उसमें, तो उसमें आधार कार्ड ले सकते हैं, डीएल ले रहे हैं आप, या और भी कोई चीज़ जो वोटर आईडी भी हो सकती है एड्रेस में। और एक कैंसल चेक साथ में लेंगे आप, उसके बैंक का या पासबुक की कॉपी ले सकते हैं अगर कैंसल चेक नहीं है तो। और लास्ट में एक इनकम का स्टेटमेंट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर 50,000 से ऊपर की प्रीमियम है, पैन कार्ड उसमें मैंडेटरी है ही लेना। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से इसमें दिया गया है। अब इसमें ये भी होता है कभी-कभी केसेस में कि भई बड़ा केस आया, बड़ा इंश्योरेंस का केस आया, तो उस केस में मेडिकल भी हो सकता है। मेडिकल भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल मेडिकल, एक होता है स्पेशल मेडिकल। तो स्पेशल मेडिकल में आप ये समझ लीजिए कि ब्लड सैंपल्स और ईसीजी ये सब वगैरह होती हैं। और जो जनरल मेडिकल होता है इसमें सिर्फ नॉर्मल होता है, उसमें हाइट, वेट या कोई उसकी हैबिट्स के ऊपर क्वेश्चन डॉक्टर करता है, और टीपीए से आप करा सकते हो, या कुछ यहाँ एलआईसी के डॉक्टर पैनल है उससे भी आप करा सकते हो। कभी भी पॉलिसी वहाँ पर पॉलिसी आप प्रपोज़ल लेके आए, इन द सेंस कि आप फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं तो ब्रांच में आपने वो प्रपोज़ल दिया, वो लोग उसको टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएँगे, फिर अंडरराइटिंग होगी। अंडरराइटिंग का मतलब है रिस्क असेसमेंट। तो एक अंडरराइटिंग का ऑफिसर वहाँ बैठा होता है, उसको चेक करेगा कि भई इसमें कोई, इसकी जान पे कोई खतरा तो नहीं है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, या इसमें कोई करप्शन का वो तो नहीं है, जैसे कि कोई पैसा फ्रॉड का हो। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई अंडरराइट करने के बाद जो है केस को पास कर देता है। अगर वो सूटेबल केस है तो उसके बाद जो है वहाँ पर पॉलिसी इश्यू हो जाती है। पॉलिसी इश्यू होने में हो सकता है आपको 10 मिनट से लेकर आधा घंटा भी लग सकता है। तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि इसमें आप वेरीफाई करिए, कोई आपकी इसमें कमी तो नहीं है प्रपोज़ल में, मतलब जो टाइप हुआ है उसमें कोई मिसस्पेलिंग हो गई हो, या ऊपर नीचे कोई इंश्योरेंस दे दिया गया हो, या उसमें आप मोड चाहते थे हाफ ईयरली और गलती से क्वार्टरली लग गया है, या बैंक की डिटेल गलत भर गई, तो एक बार आप उसे वेरीफाई कर लिए, अपना एजेंसी कोड उसमें वेरीफाई करिए। तो जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद एक पॉलिसी नंबर इशू हो जाता है। पॉलिसी नंबर इशू होने के बाद एक रिसीप्ट दी जाती है, उसे कहते हैं एफपीआर, फाइनल रिसिप्ट दी जाती है। तो और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसके एड्रेस पर, जो एड्रेस उसने मेंशन किया कोरेस्पोंडेंस का, उसके घर पे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये दोबारा से रिपीट हुई हैं। कुछ मैं एलआईसी पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि एलआईसी में ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक आएगा, इसमें प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो होता है जिसमें इंश्योरेंस तो बहुत हाई होता है, लेकिन उसमें जो प्रीमियम होता है बहुत लो होता है। और ये गाड़ी के इंश्योरेंस की तरह होता है कि गाड़ी ठुकी तो आपको क्लेम मिल रहा है, आदमी मरा तो उसमें आपको पेमेंट मिल रही है, तो उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। एंडोमेंट जो होता है किसी चीज़ का बंदोबस्त करने को कहते हैं, कि मान लीजिए शादी के लिए या कोई पर्पस है उसके पीछे आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसे प्रोटेक्शन प्लस सेविंग का पॉलिसी कहा जाता है। मनी बैक पॉलिसी यानी बीच-बीच के एक इंटरवल टाइम पीरियड पे, जैसे 5 साल बाद, 4 साल के बाद
या 3 साल के बाद, या हो सकता है 1-1 साल के बाद से कोई पैसा लगातार आपको वापस भी मिल रहा है, उसे मनी बैक कहते हैं। होल लाइफ पॉलिसी वो होती हैं जो सारी ज़िंदगी चलती हैं, जैसे जीवन उमंग पॉलिसी है, इस तरीके से कुछ और जीवन आनंद पॉलिसी है, तो इस तरीके से होल लाइफ की पॉलिसीज़ हैं। यूलिप पॉलिसी यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी ये शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान है। तो इसमें शेयर बढ़ते जाएँगे, शेयर मार्केट अच्छा चलेगा तो आपका पैसा भी अच्छा बढ़ रहा है, इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। तो ये थोड़ा-सा जो म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है, इसमें थोड़ा-सा इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। तो वो आपको एक प्रोटेक्शन भी दे देता है कि मान लीजिए पॉलि आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन इस बीच में कभी डेथ हो जाए तो वो पैसा भी मिलना चाहिए आपको। तो ये इसमें एक एडेड एडवांटेज होता है। पेंशन प्लान्स हैं, बहुत सारे एलआईसी के पास अच्छे पेंशन प्लान हैं। तो पेंशन प्लान तो आज की तारीख में बहुत बड़ी नीड है, यानी हिंदुस्तान में तो समझता हूँ हर आदमी को ज़रूरत है पेंशन प्लान की। इवन आपको भी ज़रूरत है पेंशन प्लान की कि भई मैं चाहता हूँ कि मेरी एज 45 हो जाए, मैं 50 का हो जाऊँ। उसके बाद से मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता। मेरे पास मगर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आता रहना चाहिए कि मेरा अपना जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट होते रहे, मैं एक अच्छी लाइफ गुज़ार लूँ। तो वो पेंशन अमाउंट तो हर कोई चाहता है। तो बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट है ये पेंशन का। चाइल्ड बच्चों की प्लान के ऊपर कई सारे पॉलिसीज़ हैं एलआईसी के पास, जो उनकी हर नीड को कैटर करता है। माइक्रो इंश्योरेंस मतलब गरीब सेगमेंट के लिए भी पॉलिसी रखी है एलआईसी ने। ये सब चीज़ें मैंने आपको लगभग सारी बताई दी, अंडरराइटिंग डिसीजन के बारे में, प्लान सिलेक्शन के बारे में, नीड एनालिसिस, मेडिकल। चाहता हूँ कि आप अगर मान लीजिए बहुत प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई आपने एजेंसी ले ली इस तरीके से कि आप डॉक्टर बन गए और अब जो डॉक्टर है वो तो बना था 7 साल की स्टडी, 8 साल की स्टडी के बाद, ठीक है? उसने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, तो और उसमें कई बीच में इंटर्नशिप भी करी। अब वो मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट पा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि वो एक तो पढ़ाई उसने करी, दूसरा स्किल्स उसने हासिल करी, फिर उसके बाद जो है वो एक अपना ड्रेस कोड बना के चलता है। आप आज की तारीख में कोई स्टेथोस्कोप गले में डाले हुए है तो आप समझोगे डॉक्टर ही है, या एप्रन पहनना है तो उसे आप सफ़ेद रंग का एप्रन, तो डॉक्टर मान के चल रहे हो आप उसे। उसका कोई ड्रेस कोड है, प्लस वो किसी हॉस्पिटल में है या खुद अपनी क्लिनिक है। वो एडवोकेट को देखिए, उसका भी अपना एक ड्रेस कोड है। आप जितने भी हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, उनका एक ड्रेस कोड देखोगे, उनका ऑफिस देखोगे, उनका सेटअप होता है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अभी से ऑफिस करिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें रखिए, जैसे आप अच्छी क्वालिटी का मोबाइल रखिए, या लैपटॉप बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। लैपटॉप होगा तो बड़े स्क्रीन पे, आज अब मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ, या कैमरे लगे हुए हैं उसमें। कस्टमर को आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पर आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपके पास लैपटॉप है, या आप हाई-टेक चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया, इनकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड होना ज़रूरी है, वेबसाइट होना ज़रूरी है। अगर प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाना है, अच्छे लेवल पे जाना है, जहाँ आप सोचते हो कि भई लोग आपको भी जभी बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे, आपको लोग जभी प्रोफ़ेशनल मानेंगे जब आप कोई प्रोफ़ेशनल वाली बात दिखाओगे। आपका ऑनलाइन एड्रेस क्या है? आपका फ़िज़िकल एड्रेस चलो आपका घर है, ऑनलाइन एड्रेस क्या है? आज की तारीख में लोग फ़ेसबुक देखते हैं, आज की तारीख में लोग लिंक्डइन देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं। आप कहाँ पर प्रेज़ेंट हो? आपको इस काम में प्रोस्पेक्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा लोग आपके टच में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो अटायर है, वो बहुत प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। साथियों, अब आने वाली वीडियो में आप जो है प्रपोज़ल फ़ॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन आनंदा के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए अच्छी बात ये है कि आप नोएडा जैसे शहर में हैं, जिसके आस-पास में दिल्ली एनसीआर है, गाज़ियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है अपने आप में, तो और नोएडा खुद अपने आप में बहुत पोटेंशियल एरिया है। तो यहाँ पैसे वालों की कमी नहीं है, यहाँ पर चाहिए कि उन्हें प्रोफ़ेशनल एडवाइस दे, एक अच्छी एडवाइस दे कि भई वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पर्सन, तो फिर उसको कैसे आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। लोग सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं और जेन्युइन आदमी ढूँढ रहे हैं। तो आपको अपनी इंटीग्रिटी बना के अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, और एक हैबिट बनानी है कि मुझे डेली काम करना है। डेली काम करने का मतलब ये कि मेरे पास
डेली प्रोस्पेक्ट आने चाहिए, मेरे पास मीटिंग होनी चाहिए, मेरे पास क्लोज़र्स होने चाहिए। जब रिज़ल्ट आएँगे तो उसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंस महसूस होगा, जब आपकी जेब में पैसा आएगा, लाख-लाख रुपए आपकी जेब में आएगा, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और कस्टमर से बात करने में मज़ा भी आएगा। प्रेज़ेंटेशन स्किल्स होती हैं जो सेलिंग में बहुत ज़रूरी होती है। प्रोस्पेक्टिंग है, उसके बाद सेलिंग प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसकी स्किल्स आनी चाहिए। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि वो तैयार है आपसे पॉलिसी लेने के लिए, मगर उसके कुछ डाउट्स हैं, वो तो पूरी कीजिए। या फिर उसके बाद क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग की टेक्निक होती है कि भई कैसे हम कोई आदमी ने हमने बातचीत कर ली, प्रोडक्ट भी बता दिया, सब कुछ हो गया, अब हम उसे कैसे फाइनल करें? तो वो उसकी अलग टेक्निक है। फिर क्लोजिंग के बाद मैं तो कहूँगा आपका पास सीआरएम होना चाहिए, जहाँ आप अपना डेटा मैनेज कर सकें। भई आपने मान लीजिए आपके पास लिस्ट हो गई 200 लोगों की, 250 लोगों की, 500, 1000 लोगों की लिस्ट हो गई। अब आप उन लोगों से कैसे मैनेज करेंगे? आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम इस आदमी से क्या बात करी थी। तो अगर सीआरएम होता है तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपना वहाँ पर फीडबैक डाल सकते हैं कि इससे नेक्स्ट मीटिंग में क्या बातचीत करनी है, या उन लोगों का होगा कि भई ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, या इसका हाँ या ना के बीच का चल रहा है। तो आप जब सीआरएम में ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, इसके अलावा जो है सोशल मीडिया की नॉलेज बहुत होना अच्छा ज़रूरी है आज की तारीख में कि भई मेरा व्हाट्सएप पे बिज़नेस प्रोफ़ाइल हो, मेरा फ़ेसबुक पे बिज़नेस पेज हो, गूगल फ़ॉर्म आपको बनाना आना चाहिए। लिंक्डइन पे आपका प्रोफ़ेशनल अ अ, पेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोटो शूट आउट्स होने चाहिए, जहाँ आप प्रोफ़ेशनल अटायर में अपना एक एक अच्छा प्रोफ़ेशनल शूट आउट कराइए। लोग अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आज की तारीख में यंग जनरेशन जो है जनरेशन ज़ी जो है वो इंस्टाग्राम पे बहुत है, तो इंस्टाग्राम की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। यूट्यूब पे अपना चैनल चलाइए। तो कई सारी टेक्निक्स हैं। गूगल माय अपने आप को वहाँ पर भी रख सकते हैं, तो लोगों को पता चलेगा आपके बारे में गूगल माय बिज़नेस से। तो ये सब सोशल मीडिया के हैं, तो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे करना है ये तो आगे के स्टेप्स हैं, आगे आने वाली क्लासेस में ये पता चलेगा आपको। फिलहाल ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप तरक्की करें, और मेरा आपसे ये भी विनती है कि आप लगातार डेली बेसिस पे 1 घंटा कम से कम रोज़ अपनी नॉलेज के लिए, अपडेट के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जो नंबर 2nd वीडियो है, इसमें बेसिक ऑफ इंश्योरेंस का 2nd पार्ट है, उसको देखिए। थैंक यू।